डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दक्षिण भारत के बाद अब महाराष्ट्र में छिड़ा भाषा विवाद। आरएसएस नेता के बयान पर गरमाई राजनीती। काल सुरेश उर्फ भैयाजी जोशी यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे ते वक्तव्य प्रत्येक मराठी माणसाने ऐकून घ्यावं। ब्रिटेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। बिहार में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। ताड़ी को हम लोग जो है 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की बुलडोजर नीति पर की कड़ी टिप्पणी। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं सर्वमित्रा सुरजन। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुंबई के दौरे पर। धारावी में चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिकों से की मुलाकात। झारखंड विधानसभा को मिला नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को बनाया नेता प्रतिपक्ष। झारखंड में सरकार बनने के बाद से खाली थी नेता प्रतिपक्ष की जगह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी ने कहा था कि उनको मां गंगा ने बुलाया है, पर सच ये है कि उन्होंने गंगा सफाई की अपनी गारंटी को भुलाया है। विधानसभा में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, अगले साल तक बहाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। और मायावती के भतीजे आकाश आनंद को कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया बड़ा प्रस्ताव। कहा, आकाश आनंद कांग्रेस में हो जाए शामिल। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। देश भर में इस समय अलग अलग वजहों से भाषा संबंधी विवाद गहराते जा रहे हैं। तमिलनाडु में भाषा को लेकर हंगामा जारी ही है। अब महाराष्ट्र में भी भाषा को लेकर विवाद हो गया है। विवाद की शुरुआत हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी के एक बयान से, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति इस मुद्दे पर गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं अंशिता। अंदाज आहे की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी का ये वो बयान है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। भैयाजी जोशी ये बात मुंबई के घाटकोपर में एक कार्यक्रम में कह रहे थे और बोले कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है और मुंबई के दूसरे इलाकों में दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। वो बोले कि मुंबई में रहने के लिए जरूरी नहीं कि आपको मराठी आए ही, लेकिन मुंबई के लोग उनकी ये बात मानने को कतई तैयार नहीं है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भैयाजी जोशी के इस बयान पर सख्त आपत्ति जताई है। काल सुरेश उर्फ भैयाजी जोशी यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे ते वक्तव्य प्रत्येक आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि दूसरी जगहों से आए लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ बस भी जाते हैं, लेकिन यहाँ की भाषा मराठी है। जैसे तमिलनाडु की भाषा तमिल है और कर्नाटक की भाषा कन्नड़, उसी तरह मुंबई की भाषा मराठी है। भाजपा की विचारधारा महाराष्ट्र का अपमान करना है। इस सरकार ने मुंबई में मराठी भाषा भवन का निर्माण भी रोक दिया क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र और मराठी भाषा का अपमान करना चाहते हैं। ये बात न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं। विवाद इतना बढ़ा कि भैयाजी जोशी को सफाई देनी पड़ी। मुंबई के उपनगर घाटकोपर में एक कार्यक्रम में मेरे कहे हुए गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा और तमाम विपक्षी दल भैयाजी जोशी के साथ ही बीजेपी और महायुति सरकार पर भी हमलावर हैं। कांग्रेस नेता और एमएलसी भाई जगताप कहते हैं, मैं कड़े शब्दों में सबसे पहले भैयाजी जोशी की निंदा करता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ और आरएसएस को भी बताना चाहता हूँ, आप कितनी भी खिलवाड़ करिए या आपको पावर का नशा अगर आपके मुंह से बोल रहा है तो मराठी जनता आपको जवाब दिए बगैर चुपचाप नहीं बैठेगी। बहरहाल भैयाजी जोशी अपने बयान से पलट जरूर गए हैं, लेकिन घाटकोपर में जो कुछ वो कह गए वो ना तो उनका और ना ही बीजेपी का पीछा छोड़ रहा है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद और उधर दक्षिण भारतीय राज्यों में त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर विवाद चल ही रहा है। दक्षिण भारतीय राज्य केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का विवाद अलग किस्म का है। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी खुद मराठी हैं, लेकिन मुंबई में मराठी को बहुत जरूरी नहीं मानते। वो जिस जगह ये बात कह रहे थे वहां गुजराती लोग ज्यादा हैं।
जिसका उल्लेख उन्होंने खुद भी किया। महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार पर महाराष्ट्र की बजाय गुजरात के हितों को साधने के आरोप पहले से ही लग रहे हैं। ऐसे में क्या ये मुद्दा भैयाजी जोशी के माफी मांग लेने से शांत हो जाएगा? यही सवाल पूछा मैंने वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु ग्रुप के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव से। देखिए समीर जी, ये दरअसल भैयाजी जोशी ने माफी तो मांग ली है, अपने बयान से वो पलट गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो चाहते थे वो कर बैठे हैं। यानी वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना चाहते थे। धनंजय मुंडे का इस्तीफा और उसके बाद से जो वहां बवाल मचा था, उससे वो ध्यान भटकाने की कोशिश थी। और आप देख लीजिए अभी भाषा विवाद, और इससे पहले और ऐसा ही नहीं, कई सारे मामले आए। कल औरंगजेब का मामला आया था, औरंगजेब का मामला आया, आज भाषा विवाद का मामला आ गया। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि मराठा हो यानी महाराष्ट्र के लोग हों या दूसरे राज्यों के लोग, वहां से आप दक्षिण भारत की तरफ जाइए। अभी आपने देखा होगा बेलगामी में क्या हुआ था जी। वहां पर एक ड्राइवर को उतार के पीट के मार डाला गया, इसलिए क्योंकि भाषा उसको मराठी नहीं आती थी। तो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे कर्नाटक के लोग हों या तमिलनाडु के लोग हों, भाषा को लेकर, अपने स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को लेकर वो लोग काफी सजग हैं, काफी संवेदनशील हैं, इमोशनल हैं। और वैसे में आप भाषा को, चाहे अगर कह रहे हैं कि घाटकोपर के लोग गुजराती बोलते हैं, गिरगांव के लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र और उसमें भी मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग, प्रांतों के लोग, अलग अलग देशों के लोग आकर वहां बसे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहां शेयर मार्केट भी है, सब कुछ है। लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो वहां मराठी भाषा की बात आएगी ही आएगी। और ऐसे में भैयाजी जोशी का, जो कि आप जानते हैं कि आरएसएस के आदमी हैं और वो नेता हैं, और वो ऐसी बात कह रहे हैं, तो कुछ न कुछ इसके पीछे राजनीति है, और वो या रणनीति कह लें कि जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाया जाए। मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए, ये अपनी जगह है ही। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है, उसमें औरंगजेब को ले आना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात का मुद्दा वहां चल रहा है चुनाव के पहले से ही, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मौजूदा सरकार गुजरात के हित में काम कर रही है, ये बयान कहीं न कहीं उसको भी और प्रोवोक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप याद कीजिए कि गुजरात लेके गए थे नरेंद्र मोदी जी यहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स को जी। गुजरात से हर प्रोजेक्ट, गुजरात को ही जितना फोकस में रखा जाता रहा है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, तो यहाँ ये तो दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं गुजरात को प्रायोरिटी में आप रख रहे हैं। आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के अगर रेल मंत्री होते थे लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, तो बिहार के लोगों को सौगात देने की कोशिश करते थे। अलग अलग राज्यों के लोग अपने राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी दूसरे राज्य के साथ आप दोहरा रवैया अपनाकर आप उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। आप वहां महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच लड़ाई होती रही है। दोनों एक ही राज्य थे पहले, आपको याद होगा। हाँ जी, बिल्कुल एक ही राज्य थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा राज्य को प्रायोरिटी देने की बजाय वहां के उद्योगपतियों को प्रायोरिटी देने की बात आ रही है। ये बड़ा आरोप है। हाँ, ये तो है ना, ये है ना, क्योंकि आप यहाँ के उद्योगपतियों को नहीं बल्कि गुजरात के उद्योगपतियों को अगर ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और उद्योगपति तो छोड़ दीजिए, उद्योग को आप उठा के लेके जाएंगे तो फिर महाराष्ट्र के लोग क्या करेंगे? तो आप उद्योग लेके जा रहे हैं, घाटकोपर का मामला चल ही रहा है। आप फिर देखिए भाषा विवाद, मराठा आरक्षण का विवाद अभी शांत नहीं हुआ है, और जबकि वहां विधानसभा चल रही है, और विधानसभा में ऐसे मुद्दे आए, और एक नहीं कई मुद्दे हैं, शेयर मार्केट भी वही है जी। ये सारे मुद्दे आए और उस पे सरकार घिरे, देवेंद्र फडणवीस घिरे, तो उससे बेहतर है कि कुछ ऐसे मुद्दे उठा दिए जाए। और यही दिख रहा है कि यहाँ पे आप मराठी और गुजराती कर रहे हैं। ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ब्रिटेन में हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में विदेश मंत्री एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बाहर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। उनकी गाड़ी के आगे बड़ी संख्या में मौजूद खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भारत ने इस प्रदर्शन की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक और लोकतांत्रिक आजादी का गलत इस्तेमाल बताया है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं आराधना। बुधवार शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन स्थित चैथम हाउस से बाहर निकल ही रहे थे, तभी कुछ खालिस्तान समर्थकों ने उनकी गाड़ी के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे ही बाहर निकले, अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे, तभी सड़क की दूसरी तरफ खालिस्तान के झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारी उनके पास तक पहुंच गए। पुलिस के लोग वहां मौजूद थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों में से एक व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर दौड़ता हुआ जयशंकर की गाड़ी के आगे आ गया और भारत के झंडे को फाड़ दिया। पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे से समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा करते हैं। हम ऐसे तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक आजादी के गलत इस्तेमाल की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मेजबान सरकार इस तरह के मामलों में अपने कूटनीतिक दायित्व को पूरी तरह से निभाएगी। हालांकि ब्रिटेन की सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जानकारों का भी कहना है कि विदेश मंत्री की सुरक्षा में ऐसी चूक बहुत गंभीर मामला है। डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ कहते हैं, जब भी कोई नेता मिनिस्टर भारत का हो या किसी भी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री का हो, जब वो विदेश में जाते हैं या विदेश से भी अगर उनके कोई नेता या मिनिस्टर भारत में आते हैं, तो ये भारत सरकार का उत्तरदायित्व है कि उन्हें पूरी तरह की सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। तो मेरे ख्याल से आज जो हुआ है ये लंदन पुलिस की बहुत बड़ी चूक है। लंदन और ब्रिटेन के अन्य इलाकों में खालिस्तान समर्थक पहले भी प्रदर्शनों का आयोजन कर चुके हैं। इसी साल जनवरी में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भी प्रदर्शन किया था, लेकिन भारत के विदेश मंत्री की गाड़ी के सामने इस तरह आ जाना और उनके सामने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ देने की ये पहली घटना है। रिपोर्ट सुना रही थी आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब बात बिहार की। बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है। राजनीति में चुनाव की आहट साफ दिखने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आरएसएस भी चुनावी तैयारियों में जुट गया है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं आंचल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत इस समय 5 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। अलग अलग जगहों पर उनके ताबड़तोड़ कार्यक्रम लगे हुए हैं। आज मुजफ्फरपुर में है तो कल सुपौल में रहेंगे। 9 फरवरी तक वो बिहार में ही रहेंगे और माना जा रहा है कि वो राजनीतिक टोह ले रहे हैं और माहौल को समझने की कोशिश कर रही हैं। वहीं आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पूरे चुनावी मूड में दिखाई दे रही हैं। राज्य की कानून व्यवस्था के सवाल पर जहां उन्होंने नीतीश सरकार को घेरा, तो वहीं शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी। हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। शराबबंदी में सिर्फ दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। वहीं युवाओं के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की उम्र पर भी तंज कसा और कहा कि अब टायर्ड सीएम को रिटायर्ड कर दीजिए और रोजगार देने वाला युवा सीएम बनाइए। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार अल्पमत में होते हुए भी लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर संशय है। बिहार के बाद रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां की बुलडोजर पॉलिसी एक बार फिर चर्चा में है। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी मकान गिराए गए हैं उन्हें फिर से बनाने होंगे। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं मानसी। यूपी की योगी सरकार ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया, जिसकी खूब चर्चा हुई। सरकार इसे उपलब्धि बताती रही, लेकिन धीरे धीरे यही बुलडोजर सरकार विरोधियों के खिलाफ हथियार बनता गया। विरोधियों को डराने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जाने लगा। ये इतना पॉपुलर हुआ कि बाद में ये पॉलिसी देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों तक पहुंच गई और इसका नाम दिया गया बुलडोजर जस्टिस। लेकिन इस बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकानों को ध्वस्त करने से गलत संदेश जाता है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मकान गिराने के मनमाने एक मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि ध्वस्त किए गए ढांचों को फिर से बनाना होगा।
हालांकि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को विधिवंश नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना था राज्य सरकार ने ये सोचकर मकान गिरा दिए कि जमीन गैंगस्टर अतीक अहमद की है, जिसे 2 साल पहले ही मार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज के एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इन तीनों लोगों के मकान इस गलतफहमी में ध्वस्त कर दिए गए थे कि ये माफिया अतीक अहमद के हैं। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें 25 साल बाद इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी। साल 2000 के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ये खिताब जीता था। फाइनल मुकाबला 9 मार्च को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने अपने सभी मैच इसी मैदान पर खेले और सभी जीते भी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट में मिली इकलौती हार भारत के खिलाफ ही मिली। ये हार दुबई के मैदान पर ही ग्रुप स्टेज में मिली थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 में टीम इंडिया ने 20 मार्च को अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच से की थी। बांग्लादेश पहले खेलते हुए 228 रन ही बना सका। भारत ने शुभमन गिल की सेंचुरी के दम पर 47वें ओवर में मैच जीत लिया। वहीं भारत ने दूसरा मैच 23 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ खेला। पाकिस्तान पहले खेलते हुए 241 रन ही बना सका। भारत ने विराट कोहली के शतक के दम पर 43वें ओवर में ही मैच जीत लिया। कोहली ही प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। तो वहीं 4 मार्च को भारत का सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रन बनाए। स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने 50 लगाई। भारत ने पावर प्ले में ही 2 विकेट गंवा दिए। यहाँ विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ पारी संभाली। विराट ने संभल कर बैटिंग की। 56 सिंगल और 5 चौके लगाकर विराट ने 84 रन बनाए। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ 51 रनों की पार्टनरशिप भी की। आखिर में अक्षर पटेल, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने अहम पारियां खेलकर टीम को 39वें ओवर में जीत दिला दी। अब 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड दूसरी बार इस चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ेंगे। इससे पहले 2 मार्च को दुबई में दोनों का सामना हुआ था। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 79 और हार्दिक पांड्या ने 45 रन बनाए। मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए। 250 रनों के टारगेट के सामने धीमी पिच पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने 81 रन बनाए। उन्हें दूसरे एंड से किसी भी बैटर का साथ नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट झटके और टीम 45.3 ओवर में 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब दोनों टीमें एक बार फिर दुबई में ही खिताब के लिए भिड़ेंगी। अब देखना होगा कि इस टूर्नामेंट का ताज किस टीम के सर सजता है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आपको ले चलते हैं साहित्य की दुनिया में और बताते हैं कि इस बार एशिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कब और कहां हो रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साहित्य अकादमी क्या खास करने जा रहा है। पूरी रिपोर्ट के साथ हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। बाजारीकरण के इस दौर में लिटरेचर फेस्टिवल यानी साहित्य उत्सवों और पुस्तक मेलों ने लेखकों और साहित्यकारों को एक बड़ा फलक दिया है। निजी संगठनों और बड़े मीडिया संस्थानों को जब से साहित्य और लेखकों में एक बड़ा बाजार दिखने लगा है, तब से उनका सम्मान भी बढ़ा है और उन्हें देश भर में कई व्यापक मंच भी मिले हैं। ऐसे में नेहरू जी के ज़माने से यानी 1954 से देश की तमाम भाषाओं के साहित्य को गंभीरता से आगे ले जाने का काम कर रही है साहित्य अकादमी। और पिछले कुछ सालों से अकादमी ने भी साहित्य उत्सवों की संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाया है। हर साल साहित्य उत्सव करती है और इसमें करीब 1 हफ्ते तक साहित्य, कला, संस्कृति, पत्रकारिता के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हर तबके के बुद्धिजीवियों को व्यापक मंच मिलता है। इस बार भी साहित्योत्सव 7 मार्च से शुरू हो रहा है। 7 से 12 मार्च तक दिल्ली के रविंद्र भवन परिसर में होने वाले इस साहित्योत्सव को एशिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहा जा रहा है। इसमें 120 सत्र होंगे और करीब 725 लेखक इसमें हिस्सा लेंगे। देश की 53 भाषाओं और बोलियों का भी इसमें प्रतिनिधित्व होगा। पुस्तक मेले की तरह स्टॉल्स तो होंगे ही, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। महिला दिवस यानी 8 मार्च को पूरे दिन महिला लेखकों और उनके तमाम आयामों पर चर्चा होगी।
अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव इस बार के आयोजन के बारे में बताते हैं। साहित्योत्सव का मेन आकर्षण होता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण। इस साल हम लोग 23 भाषा में दे रहे हैं और उसके पुरस्कार वितरण कामाख्या ऑडिटोरियम में 8 तारीख शाम को 5 बजे होंगे। और इस साल पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि जाने माने अंग्रेजी के नाटककार महेश दत्तानी जी हैं और पुरस्कार के साथ साथ लेखक सम्मेलन होंगे। पुरस्कार लेने पर दूसरा दिन सभी लेखक अपने अपने जर्नी के बारे में संक्षिप्त में बोलेंगे। और इस साल की पूरे साहित्योत्सव का मेन थीम है जो पहले मुझे करना चाहेगा वो है भारतीय साहित्यिक परंपराएं, विरासत और विकास। इस विषय के ऊपर थीम है और इसी विषय के ऊपर 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी भी है। 8 मार्च को कमानी सभागार में इस बार के साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस बार हिंदी के लिए गगन गिल को ये सम्मान उनकी किताब मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया जा रहा है। सम्मान समारोह के बाद आप यहाँ राकेश चौरसिया का बांसुरी वादन भी सुन सकते हैं। तो आइए आप भी और साहित्य संस्कृति के इस उत्सव में शामिल हो जाइए। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये कार्यक्रम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।